हमने 1950 से 1990 के बीच में जो हमने दो सेक्टर का स्टडी हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज जो हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फॉरेन ट्रेड। तीन ही चीज आपको पढ़नी है, तीनों ही 1950 से लेकर 1990 के बीच में ये तीन ही सेक्टर को हमें स्टडी करना है कि हमारी इकोनॉमिक में इन तीनों सेक्टरों का क्या रोल था। किसी भी इकोनॉमिक में ये तीन ही सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। तो हम दो सेक्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम फॉरेन ट्रेड का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग 1950 टू 1990। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फॉरेन का मतलब, ट्रेड का मतलब कि हम कितना हम निर्यात करते हैं और कितना आयात करते हैं, इसी पे टोटलर हमारा डिपेंड करता है। तो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। और व्हाट इज ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जब हम कोई चीज बाहर से मंगा रहे हैं तो वो क्या है, इंपोर्ट है, और अगर हम कोई वस्तु को बाहर देश में भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रेड पॉलिसी बनाई, कहा कि हमें अपने आयात पे रोक लगानी है। आयात के अपना जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उसके जगह पे मुझे कोई सब्स्टिट्यूट अपना रखना है। तो सब्स्टिट्यूट कब करेंगे, जब आप भी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन गुड्स को रिप्लेस करके अपने डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट जो हो रहा है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट हम डोमेस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। जो चीजें हम बाहर से कंट्री से मंगा रहे हैं उसी के सब्स्टिट्यूट में अगर हम कोई टी शर्ट हम फॉरेन कंट्री से कोई ब्रांडेड मंगा रहे हैं तो उसके जगह हम कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब हम उसी के पैरेलल, उसी की तरह हम अपने कंट्री में भी टी शर्ट बनाए तो लोग उसको परचेस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको कहते हैं कि फॉरेन गुड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि फॉरेन गुड्स को रिप्लेस किया हमने डोमेस्टिक गुड्स से। अब डोमेस्टिक गुड्स अगर हम खरीदेंगे तो सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें उसके बदले में उस गुड्स को, उसकी भरपाई कैसे होगी, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स से होगा जो हम रिप्लेस किया हमारे डोमेस्टिक गुड्स को। इसलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स, इन द फर्स्ट 7 प्लान्स में उन्होंने इस चीज को इंक्लूड किया, ट्रेड वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, इसका नाम दिया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। 7 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एक इंट्रोड्यूस किया, इस ट्रेड पॉलिसी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के मतलब के माध्यम से। तो देखिए, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर, और लुकिंग का मतलब होता है देखो, और ट्रेड का मतलब हुआ पॉलिसी, यानी अपनी देश के अंदर की जो पॉलिसी है, व्यापार की जो पॉलिसी है उसकी तरफ देखो, जिसका मतलब कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो ट्रेड वाज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी, और दिस इज कॉल्ड, इसी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप चाहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहिए और चाहे आप इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहिए, बोथ आर द सेम। तो उसने कहा कि जो हम प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हैं, जो हम गुड्स फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट हमारे डोमेस्टिक गुड्स से होगा। इसी को कहा गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, और या तो हम इसको कहें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। बात समझ में आई? अब गवर्नमेंट ने इसको 7 ईयर प्लान में अपनी प्लानिंग बनाई कि इस तरह की चीजें करेंगे तो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए फॉरेन गुड्स के प्लेस पे। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट, इंपोर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के नाम से भी जानते हैं। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अगर डिफिनेशन लिखने को आएगा तो आप तो ये लिखेंगे नहीं कि चीजों को हम वहां की वस्तु नहीं लेंगे, हम उस वहां के टी शर्ट को नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ के टी शर्ट को खरीदेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए। तो उसको लिखेंगे आप कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर टू ए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हम इंपोर्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम आयात कर रहे हैं, बाहर कंट्री से मंगा रहे हैं, उसके रिप्लेसमेंट, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दे रहे हैं, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, उसी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर टू ए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर? ये 1 मार्क्स के आएंगे। अब द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट
डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसका मेन बेसिक एम क्या था, इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के पीछे इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें। किसके बदले में? फॉरेन कंपटीशन में। हम अपने प्रोडक्ट को भी अगर हम प्रमोट करेंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, यही मेन पॉलिसी थी, यही मेन बेसिक एम था गवर्नमेंट का कि हम अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंपटीशन के पैरेलल हम खड़ा कर पाए कि हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फॉरेन का प्रोडक्ट है। इसका मेन बेसिक ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि क्या बेसिक एम था इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक यही था कि टू प्रोटेक्ट, कीवर्ड है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्लियर? द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सर्व मेन ऑब्जेक्ट। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। ये भी आता है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। पहला क्या था? सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो हमारा क्या, ऐसा तो है नहीं कि आपका रुपीज चला जाएगा दूसरे कंट्री में। तो आप अगर कोई जॉन सीना का अगर टी शर्ट आप मंगा रहे हैं तो आप उसको पेमेंट क्या रुपीज में करेंगे? आप उसको पेमेंट रुपीज में नहीं करेंगे, आप उसको पेमेंट डॉलर में करेंगे। तो वो हमारी जो करेंसी है वो डॉलर में कन्वर्ट होगी, तो उसको डॉलर के रूप में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, उस पैसे को दूसरी कंट्री में उसको पेड किया जाएगा। और हमारे यहाँ अगर कोई चीज खरीदेगा तो उसका डॉलर हमारे यहाँ थोड़ी चलेगा, वो डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज में चेंज करके रुपीज में कन्वर्ट करके हमें मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम कोई बाहर से चीज मंगाएंगे ही नहीं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा। जब हम खर्च करेंगे नहीं तो हमारी सेविंग होगी। तो वही कह रहा है कि इस पॉलिसी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर पाए। जब हम बाहर से कुछ खरीदेंगे नहीं तो हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज बचा रहेगा, सेव रहेगा। दूसरा, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और दूसरा क्या था कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, सेल्फ रिलायंस होंगे, हम दूसरे पे आधारित नहीं होंगे। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव लिखने को आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम ऑफ द मेन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पहला आप लिखेंगे सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा लिखेंगे अचीविंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये दो कंसेप्ट है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ अच्छा होगा तो खराब भी होगा। तो अब इस सब्स्टिट्यूट जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, इसका ड्रॉबैक क्या था इस पॉलिसी का? इस जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, इसके पीछे ट्रेड पॉलिसी, इसका ड्रॉबैक क्या था? तो पहला जो इनवर्ड ओरिएंटेड जो बना था, ये क्या हुआ? फेल हो गया। फेल, आवर पॉलिसी वी आर इनवर्ड ओरिएंटेड सो वी फेल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग, हुआ नहीं अभी। आवर पॉलिसी वी आर इनवर्ड ओरिएंटेड वी फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। इसके बनाने से क्या हुआ कि अब जब आप अपने ही देश में रहेंगे तो आप क्या हुआ, आप कंपटीशन से आप एक्सपोर्ट बाहर कंट्री में क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप तो मार्केट से बाहर हो गए। तो यही कह रहा है कि आवर पॉलिसी वी आर इनवर्ड ओरिएंटेड सो वी फेल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। जब हम कुछ मंगाएंगे नहीं तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। जब हम बाहर से कोई सामान नहीं इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। तो इस कैटेगरी में हमारा एक जो एक्सपोर्ट करने वाला सेक्टर था वो क्या हुआ? फेल हो गया, को डेवलप नहीं कर पाए। लैक ऑफ कंपटीशन, अब जब मालूम चल गया कि यही हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही खरीदना है इसी को, तो क्या गया वो जैसा था उनका कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो जो मन के अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप थक मार के आप ले रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी, कंपटीशन कोई रहा ही नहीं। अब मालूम चल जाए कि अगर मैं ही इस प्रोडक्ट को बनाने वाला हूं तो मैं चाहे जो मर्जी करूं, तो उसमें क्या होगा? मोनोपोली बन जाएगी। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट, जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप बाहर से कोई चीज नहीं मंगाएंगे, तो सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो तैयार कर रहे थे उनका क्या हुआ? तो मेड नो सिंसियर एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड। उन्होंने क्वालिटी पे अपना गिरावट ला दिया जब उनको मालूम चल गया कि अब इंपोर्ट बाहर से कुछ नहीं होगा। तो हमारे जो प्रोड्यूसर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे क्या कर दिए? अपनी क्वालिटी पे उन्होंने सिंसियरली क्वालिटी पे काम नहीं किया, क्वालिटी पे अपनी डाउन कर दिए उस गुड्स पे। अब आपको चक मार के वो सामान लेना है। तो ये इसके ड्रॉबैक रहे। लैक ऑफ कंपटीशन, जब हमारा कोई कंपटीटर नहीं होगा। अब जैसे क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं और हम ही अकेले स्टूडेंट हैं, चाहे हम 12 नंबर लाएं और चाहे हम 20 नंबर लाएं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब इसी क्लास में 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं और जब उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा और अन्य बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। यहाँ पे है कि कोई इसका कंपटीटर है ही नहीं, जो वो प्रोडक्ट बना रहा आप उसको लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी क्वालिटी में उन्होंने कमी ला दी। तो ये दो ड्रॉबैक थे। एक ड्रॉबैक था
कि हम एक्सपोर्ट सेक्टर से हम फेल हो गए, हमको बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गए। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम बाहर से मंगाएंगे नहीं, तो हमारी सामान बाहर भी नहीं जाएगा। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक रहा। और दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन। जब मालूम चल गया कि इन्हीं को बनाना है, कोई कंपटीटिव रिस्ट्रिक्शन लग गया कि बाहर से कोई चीजें नहीं आएंगी, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपनी क्वालिटी में गिरावट ला दी। तो ये क्वेश्चंस आता है 2 पॉइंट में लिखने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 से 1990। क्रिटिशियल अप्रेजल इसको कहते हैं कि एक्चुअल जब हमने ये पॉलिसी बनाई तो इसका एक इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया जाता है एक शॉर्ट में कि हमने जो 40 साल के लिए इवैल्यूएट किया तो मुझे मिला क्या। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 1950 से 1990 के बीच में क्रिटिकल अप्रेजल क्या रहा। तो कुछ तो ये 40 साल के लिए हमने प्लान बनाया और प्लान के अंदर तो कुछ तो चीजें उसकी आउटपुट आएगा। तो ये यहाँ ये कि हम 40 साल में हमारा आउटपुट क्या रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड, आपने उधर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वेरी लो जीडीपी, लो इनकम ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी हमारा बहुत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो लो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। अब उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि जीडीपी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का था वो इंक्रीज कर गया। 1950 में हमारी कितनी थी, 11.8 था 1950 में, जो हमारा 1990 में बढ़कर 24.6 हो गया, यानी ठीक डबल हो गया। 11.8 था 1950 में हमारी जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 1-2 फैक्ट्रियां हुआ करता, आपने पढ़ा था कि 1-2 फैक्ट्रियां हो तो जूट और कॉटन हुआ करता था, और एक बाद में आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टैब्लिश की गई। इसके अलावा कोई फैक्ट्रियां नहीं होती थी। तो इंडस्ट्री सेक्टर देखिए, इस पॉलिसी की बनाने से इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या क्रिटिकल अप्रेजल हुआ, 11.8 से 24.6 ग्रोथ कर गया, तो अच्छा अचीवमेंट था। एनुअल ग्रोथ जो रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी इंक्रीज किया, वो भी क्या हुआ 6% हमारा एडमिरेबल बड़ा बढ़ के हमारा 6% हो गया। जहां हम कुछ नहीं थे तो हमारा एनुअली मतलब हर साल का ये 6%, और ओवरऑल जो बात कर रहे हैं हम 40 साल का, तो 11.8 से हम सीधे 24 पॉइंट समथिंग में हम पहुंच गए। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट था। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम डाइवर्सिफाइड। यहां देखिए डाइवर्सिफाइड का कि पहले केवल गिनी चुनी फैक्ट्रियां थी, जूट, कॉटन और आयरन एंड स्टील। अब इसके बनने से क्या हुआ, और भी कई फैक्ट्रियां खुलने लगी, तो इसी को और कई प्रोडक्ट बनने लगे, तो इसी वर्ड को डाइवर्सिफाइड कहा गया है, मेनली ड्यू टू पब्लिक। और ऐसा क्यों हो पाया, जबकि इसमें पब्लिक सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। पब्लिक सेक्टर में क्या आ गया, 50% गवर्नमेंट और 50% आपके प्राइवेट सेक्टर। तो इसके शामिल होने से, अलग अलग प्रोडक्ट बनने से हमारा क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ा। चौथा इंप्रूवमेंट क्या हुआ, अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल क्या रहा, SSI गेव अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, छोटे मोटे व्यापारियों, छोटे मोटे व्यवसायियों को भी एक मौका दिया। स्मॉल के जिसके पास कम पैसे थे वो भी अपने कम पैसों में अपने इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश कर पाए। तो SSI गेव अपॉर्चुनिटी टू पीपल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। कम पूंजी में भी रोजगार करने, कम पूंजी में भी अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए ये SSI ने एक जो पॉलिसी बनी, जो नियम बना, उसके वजह से ही वो छोटे मोटे व्यवसायी भी अपने को स्टैंड कर पाए। पांचवा, लाइसेंस पॉलिसी बनी। लाइसेंस पॉलिसी बनने से क्या हुआ कि सारे प्रोडक्शन पे एक नियंत्रण हुआ, एक मॉनिटरिंग हुई। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट को ये एक मदद मिली कि जिससे मॉनिटरिंग कर पाए कि हमारे पूरे देश में कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, अगर कोई चीजें प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी फिर उसकी मॉनिटरिंग करने का तो एक तो फायदा मिला उसको, लेकिन उसके साथ कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करने पड़े हमारे गवर्नमेंट को। पहला क्या डिफिकल्टीज फेस किया उसने, मिसयूज ऑफ लाइसेंस बाय सम बिग इंडस्ट्री एज दे प्रिवेंट कंपटीटर्स टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस। कुछ इस बनने की वजह से जो बड़े उद्योगपति थे, बिग इंडस्ट्रीज थे, वो क्या करे, कंपटीटर्स को स्टार्ट ही नहीं करने दे रहे थे। कंपटीटर टू मतलब प्रिवेंट कंपटीटर टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस, तो इसका एक ड्रॉबैक भी रहा। दूसरा, प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस वारी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लाइसेंस बनने में इतना आसानी से लाइसेंस नहीं बनता था, लाइसेंस बनने में बहुत टाइम लगता था। तो गवर्नमेंट को ये भी 1-2 चीजें सामना करना पड़ा। एक तो है कि बड़े इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज को, कंपटीटर को आगे नई ब्रांचेस खोलने का मौका ही नहीं देते, और दूसरा क्या हुआ कि वो लाइसेंस बनने में काफी टाइम लगता था। छठा जो है, मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इंक्योर्ड लॉसेस बट कंटिन्यू टू
फंक्शन। अब पब्लिक सेक्टर जो था, बहुत से बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल करना पड़ा। अब उन पब्लिक सेक्टर में बहुत सी चीजें क्या थी कि वो लॉस में जाने लगी, लेकिन मजबूरी थी गवर्नमेंट की कि कोई और आगे कोई उपाय नहीं था, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था, फिर भी उसको कंटिन्यू करना पड़ा। लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन, मतलब पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रही है फिर भी उसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो लेकिन बाद में आपके जितने पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को लॉस की वजह से उसको सेल करना पड़ा, तो ये मेन रीजन था। अब अगर फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए कि 1950 से लेके 1990 तक मैंने 3 सेक्टर की बात की, तो तीनों को एक शॉर्ट में मैं एक समरी बता दे रहा हूं कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ और फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ। तो देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया 1966 में। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ था, जिसके वजह से लोगों को सेल्फ सफिशिएंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से वो आत्मनिर्भर बने और वो प्रोडक्शन को मतलब कहते हैं कमर्शलाइजेशन में भी, मतलब अपने लिए भी कंज्यूम कर रहे हैं और बेचने लायक भी बने। लैंड रिफॉर्म किया गया, जो जमीन को कुछ टुकड़े दूसरों को, ऑनरशिप जो है दूसरों को भी दिया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 से 1990 तक के बीच की स्टोरी है। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ, डाइवर्सिफाई किया गया कि अब ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लाइसेंस बना, आप और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग वेयर डिससैटिस्फैक्टरी जो था, उसको चीजों को वो किया गया। और फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो इंपोर्ट, आयात पे रोक लगाएगी, उसके सबसे जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया। वीक एक्सपोर्ट सेक्टर, जो एक्सपोर्ट का जो सेक्टर था उसको कमजोर किया गया, यानी कि उसको बंद करके इंपोर्ट सेक्टर को बंद किया तो एक्सपोर्ट भी चला गया। और प्रोटेक्शन, और किसका प्रोटेक्शन किया गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का। इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। तो ये इसकी समरी है। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। 4-5 क्वेश्चंस हैं। पहला तो है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑब्जेक्टिव में क्या डिस्टिंग्विश है, दोनों में अंतर क्या है। तो पहले आप इसको समझिए। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे हम कोई प्लान करते हैं लंबे समय के लिए तो वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब हम कोई गोल बनाते हैं कम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव होता है। पहला चीज दो डिफरेंस समझ लीजिए। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव होता है और प्लान ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे अगर हम मान लीजिए मैंने अपना प्लान किया कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो ये क्या है, मेरी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मुझे क्लास 12 पास करना, अच्छे नंबर लाना है, 12th का पास करने के बाद मुझे ग्रेजुएशन पूरा करना है, उसमें भी अच्छे नंबर लाना है, ये दूसरा प्लान हुआ। फिर मुझे अच्छे कंपटीटर बनना है, कंपटीशन देना है ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके, ये मेरा तीसरा गोल है। तो ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे जो गोल हैं, ये हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव है। और जो हमारा एक एम है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड है कि 50 साल या 40 साल में हम इस चीज को पूरा कर पाएंगे, तो ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव हुआ। और जो छोटे छोटे गोल बनते हैं, अब गवर्नमेंट की प्लानिंग की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की पहली प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग थी कि हम अपने देश का विकास करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है क्या है, लॉन्ग टाइम का है, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। गरीबी हटाना है तो क्या गरीबी आज हम सोचेंगे और कल हट जाएगा, ये लंबा समय पीरियड लगेगा तब सर। और जो छोटे 5-5 साल के जो 5 ईयर प्लान बने, ये क्या है, प्लान ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये इकोनॉमिक्स में दोनों अंतर है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लान ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है लॉन्ग टाइम। तो देखिए, दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड इन 5 ईयर प्लान। 5 साल के अंदर वो उस चीज को अचीव कर पाएंगे। दूसरा अगर इसमें मीनिंग देखेंगे, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, दीज आर आल्सो, इसको हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव प्लान है कि हमारी प्लानिंग पहले से है कि हमको ये करना है, और इसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। प्लान ऑब्जेक्टिव में हम इसको 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को हम पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, जो लंबे समय के लिए बनाया जाता है। ये क्या होता है, ये जनरल गोल होता है। भाई हर आदमी का है कि हमें बड़ा आदमी बनना है। सरकार का मेन मकसद क्या है कि हमें अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, तो हर सरकार सोचती है, तो वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। तो ये जनरल गोल्स है। लेकिन ये जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, ये प्लान टू प्लान होते हैं। जैसे मैं 12th में पढ़ रहा हूं तो मेरे 12th का प्लान है कि मुझे अच्छे नंबर लाना है। मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो मैं किस सब्जेक्ट्स करूंगा, उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है, फिर मुझे कंपटीशन क्वालिफाई। तो ये क्या है, ये प्लान टू प्लान है। हर एक 2 साल
5-5 साल के बाद का मेरा प्लान है, तो इसको हम स्पेसिफिक कहेंगे। और ये जो एक जनरल गोल है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपने देश का इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये लंबा है, यानी कि जनरल गोल है, और ये स्पेसिफिक गोल है, प्लान टू प्लान, ये बदलता रहेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें है कि दोनों के प्लान को ऐसे तो इसमें जानना चाहिए कि हर ईयर का जो हमारा 5 ईयर प्लान बनाया तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो आपको पता है कि पहला प्लान ईयर हमारा 1951 से 1956 था, तो उसमें हमारी ऑब्जेक्टिव क्या थी गवर्नमेंट की? डेवलपमेंट ऑफ प्राइम, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कि हम अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करें। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा हमारा प्लान बना 1956 से 1961, क्योंकि 5-5 साल के लिए 5 ईयर प्लान बना। तो इसमें इनका प्लानिंग था क्या कि हम पब्लिक सेक्टर को डेवलप करेंगे, इसी में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। तो इसमें प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे कि 1951 से 56 में गवर्नमेंट ने प्लान किया कि मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि मैं अपने पब्लिक सेक्टर को डेवलप करूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करूंगा। तीसरा जो प्लान था 1960 से 66, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि 5 साल की योजना में हम अपने भारत को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। अब उसी समय 1966 में आपने पढ़ा था कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे जब 61 से 66 5 साल बना, लेकिन फिर 5 साल के लिए नहीं, ये 67, 68 और 69 ये एनुअल प्लानिंग बना, ये 5 साल का नहीं बना, हर एक साल के लिए प्लान बना। और मेन इसमें क्या था, क्योंकि 1966 में आपके यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हो गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन उसी बीच में था, तो वो एनुअली इंप्रूवमेंट था, एनुअली प्लानिंग थी। तो 1967, 68 और 69 मेन क्या स्ट्रेटेजी थी? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये हमारी हरित मतलब हमारे एग्रीकल्चर में एक नया क्रांति लाना था, तो उसी को कहता है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। तो ये एनुअली था, 67 से लेकर 69 तक ये हमारा एनुअल ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के। उसके बाद 4th ईयर प्लान फिर हमारे उसी तरह से आगे 5-5 साल के लिए, जो 1969 से 74, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमको सफलता मिल गई, उधर 1966 में एक दो क्रॉप करने पे फिर उसको लगा कि अब इस पे मुझे हर क्रॉप पे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया कि मुझे अपने एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना है। तो 69 से 74 के बीच में गवर्नमेंट की जो 4th प्लान थी वो ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। 5th प्लान 1974 से 1979, इसमें गवर्नमेंट का मेन प्लान क्या हुआ? फिर अब 5 इयर्स का चालू हो गया, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है। ये ऑब्जेक्टिव थी गवर्नमेंट की 74 से 79 के बीच में कि हमारी 5th ईयर प्लान जो है, हमारा 5वां प्लान जो है 5th ईयर प्लान, हम अपने गरीबी को हटाएंगे। अब 1979 के बाद एक रोलिंग प्लान हुआ। रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि इसको हर ईयर का देखकर कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है और हमारा डेवलपमेंट कितना हो रहा, कितनी हमारी नीड है, और अगर हमने ये प्लान किया तो लास्ट के सेशन में हमें कितना मैंने अचीव किया। तो इसमें सरकार ने यहाँ पे रोलिंग प्लान, यहाँ पे 3 साल हम बात करेंगे, यहाँ पे 5 साल के लिए नहीं बना। फिर 78, 79 और 80 को जो कहा जाता है वो रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया कि हम अपने राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे हर साल का देखकर कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, और अगर हमने प्लान किया तो एंड ऑफ द सेशन हमने कितना अचीव किया। तो 78, 79, 80, तो ऑब्जेक्टिव मेन आपको लिखने को अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन नेशनल इनकम और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का ये मकसद था कि हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़े और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करे। फिर 6th ईयर प्लान आता है 1980 से 1985 तक, ये 6th ईयर इसी में आता है। 7th ईयर में 80 से 85, फिर 7th प्लान में 85 से 90 में गवर्नमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव रखे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे हम, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार को बढ़ाएंगे, रोजगार हम ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। ये मेन उनके ऑब्जेक्टिव थे 1985 से 1990 तक। अब 91 में ये 2 इयर्स को इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, अब आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो इसको कहा जाता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई 90 में। पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कुछ ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं।
ये 5 साल के लिए नहीं बना, 91 में इसको हम इकोनॉमिक 2 साल के लिए 90 से 90 या 90 तक हुआ, उसके बाद 91 92 तक मतलब ये चीजें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। फिर 8th प्लान 92 से फिर चालू हो गया 5 साल के लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जनरेशन। 2 चीज इनके ऑब्जेक्टिव हुआ कि हम अपने इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को रोजगार देंगे। 9th प्लान जो बना 97 से 2002, इन्होंने कहा कि अपनी लाइफ को मतलब लोगों की लाइफ को इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का हुआ कि 5 ईयर प्लान में लोगों की जीने की जो क्वालिटी है यानी कि उनकी सुविधाएं देंगे, तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे अपने इनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का था। 10वां प्लान बना 2002 से 2007 के बीच में, इनको कहा था 5 साल के लिए। तो इसने क्या किया कि रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, जो रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब है कि क्षेत्रीय आधार पर जो असमानता है उसको कम किया जाएगा। पता चला कि एक क्षेत्र खूब आगे, मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज कहते हैं कि मतलब कोई शहर बहुत विकास कर रहा है और कोई शहर एकदम पिछड़ा हुआ है, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने ये 5 ईयर प्लान बनाया कि हम 2002 से 2007 के बीच में इस तरह की जो रीजनल इनइक्वालिटीज है, किसी क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट और किसी क्षेत्र का बहुत कम डेवलपमेंट है, इस पे हम काम करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। 11वां जो प्लान बना 11th ईयर जो प्लान कहते हैं 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 में, इसमें सरकार ने क्या ऑब्जेक्टिव रखा, हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ के फील्ड में हम डेवलप करेंगे और एजुकेशन के फील्ड में हम डेवलप करेंगे। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हुए। अगर आपसे पूछा है कि अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि आपके 11वें जो 5 ईयर प्लान था गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस आपके पूरे 12 प्लान में से एक नंबर के कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ईयर में इस प्लान में कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के। तो 11वें में क्या था, हेल्थ और एजुकेशन, और जो 12वां जो था 2012 से 17 ये क्या था, फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब हमें तेजी से बढ़ना है, सस्टेनेबल मतलब अपने चीजों को बनाते हुए, बिगाड़ते हुए नहीं, सस्टेन भी करना है। और तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये 12 क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने इसमें आने का था कि व्हाट वेयर द फेलियर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की फेलियर होने का रीजन क्या था। तो पहला था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, भाई जो रोजगार नहीं मिला, जो प्लान की गवर्नमेंट ने वो हुआ नहीं, गरीबी बढ़ी, गरीबी एक दिन में तो घट नहीं जाएगी। तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज, अब इकोनॉमी का यहाँ सोशल के मतलब समझिए, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ इनकम से है, तो वो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, भाई गरीबी और अमीरी को समानता लाना था, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रही। और सोशल का मतलब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये क्या है, सामाजिक विकास जिसको कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं हो पाई, जिसके कारण ये इकोनॉमिक जो आप कहते हैं कि ये फेल्योर रहा, ये प्लानिंग फेल्योर रहा। और इन्फ्लेशन यानी जिसको हम कहते हैं राइज इन प्राइस, महंगाई बढ़ गई। तो ये 5 रीजन रहा जिसके वजह से ये प्लानिंग फेल हो गई। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस मतलब रोजगार के क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ी, पॉवर्टी गरीबी, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक के रूप में, और सोशल इक्वालिटी नहीं रही, इनइक्वालिटी रही, असमानता रही, और दूसरा इन्फ्लेशन रहा, महंगाई बढ़ी, दाम बढ़ा, तो राइज इन प्राइस। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर आपसे आ जाएगा कि व्हाट वेयर द फेल्योर्स ऑफ प्लानिंग, तो यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, पॉवर्टी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज, और 5वां हाई इन्फ्लेशन। क्लियर। अब क्या जरूरत पड़ी, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड किस लिए थी, इसलिए कि टू ब्रेक द विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, भाई गरीबी को खत्म करना है, इसलिए जरूरत है इस इकोनॉमिक प्लानिंग की। दूसरा, हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर 100% यूटिलाइज कर पाए, इसलिए जरूरत है प्लानिंग की। कि पूछेगा कि प्लानिंग की जरूरत क्यों है, तो पहला चीज तो प्लानिंग की जरूरत है कि हम अपनी गरीबी को समाप्त करें, भारत बहुत गरीब देश था। दूसरा, रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसको हम प्रॉपर यूज करें, उसको सही इस्तेमाल करें, और टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मैंने वही कहा कि इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि आपकी रोड, आपकी सड़कें, रेलवे, कम्युनिकेशन, ये क्या है इकोनॉमिक, ये जब बढ़ेगा तो आपकी आय बढ़ेगी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें समाज का विकास होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बिल्ड करना की जरूरत है। जब तक इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे विकास करेंगे।
तो इसलिए नीड है कि टू बिल्ड सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड, ब्रिज, ये सब क्या है, इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा जो है टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसलिए कि जब हम रेट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ाएंगे तो हमारी, तो कैसे बढ़ेगी, इसके लिए जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज करेगा, तो इसलिए ये जरूरत है। तो आपको अगर लिखने को आए कि क्यों, व्हाट आर द, व्हाई द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, तो पहला जो है टू ब्रेक विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू बिल्ड सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको करने पड़े। और प्लानिंग की अचीवमेंट क्या था, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, तो क्या अचीवमेंट रहा, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, रोलिंग प्लान के समय हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी, राइज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम डेवलप्ड किए, ये अचीव किया हमने। और ये तीन चीज लिखने को आएगा कि अगर अचीवमेंट हमने प्लानिंग का क्या किया, तो हमारा नेशनल इनकम रोलिंग प्लान में बढ़ा, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट, राइज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारा रेट बढ़ा, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये तीन आंसर आप लिखेंगे इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में 5 क्वेश्चंस आने के भी बता दिए कि चैप्टर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चाहे वो मल्टीपल में पूछा जाए, चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव पूछा जाए, चाहे वो 3 नंबर में पूछा जाए, चाहे आपको 4 नंबर में पूछा जाए, और चाहे आपको 6 नंबर में पूछा जाए। आंसर आप इसी तरीके से देंगे, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप आंसर नहीं। अब 12 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव आपके केवल प्लान से आ गए। इसके अलावा हमारी नीड क्यों है इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग फेल क्यों हुई, हमने क्या अचीव किया इस 40 साल में, यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक हमने अपने इकोनॉमिक में क्या अचीव किया, तो इसको आप इस तरह से पॉइंट में आंसर लिखेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब कल हम, क्योंकि इसमें आपका एग्रीकल्चर 1950 से 1990 के बीच में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमने प्लानिंग की भी बात की कि हमारी टोटल 12 प्लानिंग 12 5 ईयर प्लान क्या थे, वो मैंने डिस्कस किया। फिर हमारी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, दोनों को क्यों, क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया। फिर 12वां प्लान में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टोटल 12 5 ईयर प्लान में। एक चीज और याद रखिएगा कि 5 ईयर प्लान का जो मेन प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा लेटेस्ट जो आपका प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है, वही इसका प्रेसिडेंट होता है। तो इसको अक्सर पूछा जाता है कभी कभी, तो ये 1 नंबर में, तो इसका आपको ध्यान रखिएगा। जो आपसे ये 12वां प्लान की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि 11वां प्लान जो था उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, 7वां प्लान जो था, 8वां प्लान था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो आपको ये मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। फेलियर ऑफ प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, पॉवर्टी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी और हाई इन्फ्लेशन। नीड फॉर इकोनॉमिक क्यों जरूरत है, तो क्या हुआ है कि हमारी पॉवर्टी को खत्म करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल, टू बिल्ड सोशल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अचीवमेंट हमारा क्या रहा, तो हमारी नेशनल इनकम रोलिंग प्लान में बढ़ी, राइज इन इन्वेस्टमेंट में बढ़ा, और तीसरा जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से। तो ये आपके, अब नेक्स्ट चैप्टर हम जब स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर का नाम होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में आगे भी पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, थैंक यू वेरी मच।